प्रिय विद्यार्थियों, देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर राकेश महर की ओर से स्वागत। आज मैं भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का मैंने फर्स्ट कुछ चैप्टर पढ़ा दिया था। उसमें मैंने बताया था कि मूल अधिकार की उत्पत्ति कैसे हुई, मूल अधिकार की सर्वप्रथम मांग कहाँ हुई, वर्ल्ड में मूल अधिकारों के संदर्भ में क्या क्या उल्लेखित हुआ, भारत में मूल अधिकारों की मांग किस प्रकार हुई, भारत में मूल अधिकार किस समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए, मूल अधिकारों का निर्माण संविधान सभा ने किस प्रकार किया, मूल अधिकार निर्माण के लिए बनाई गई 3 समितियों का मैंने उल्लेख किया था और बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 तक भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार वर्णित थे। मूल संविधान में अनुच्छेद 12 से 32 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 32 तक भाग 3 में मूलतः 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत एक मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया, संपत्ति का एक स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। इसीलिए वर्तमान संविधान में 6 मूल अधिकार है। तो देखिए कुछ प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको। अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में वर्णित मूल अधिकार केवल भारतीय लोगों को ही प्राप्त है। इस प्रकार का प्रश्न अगर प्रश्न आता है कितने अनुच्छेदों में वर्णित मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है या भारतीय लोगों को ही प्राप्त है, तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 अनुच्छेदों में वर्णित मूल अधिकार केवल भारतीय लोगों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो देखिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 इनमें वर्णित मूल अधिकार केवल भारतीय लोगों को ही प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। तो याद रहे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है। विकल्प में 4 मूल अधिकार अनुच्छेद दे दिए, 4 अनुच्छेद दे दिए विकल्प में, यहाँ कोई दूसरा ले लिया, मान लो 17 ले लिया और फिर आपसे पूछ लिया कि कौन सा अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त प्राप्त नहीं है, तो ये है और ये नहीं है। तो इस टाइप के प्रश्न हाँ ना में पूछे जा सकते हैं, नहीं में पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखें। एक अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 में वर्णित मूल अधिकार भारतीय और विदेशियों को समान रूप से प्राप्त है। इन अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21, 22 नहीं, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इन अनुच्छेदों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें वर्णित मूल अधिकार भारतीय और विदेशियों को समान रूप से प्राप्त है। ये भारतीय और विदेशियों को समान रूप से प्राप्त है। तो याद रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनुच्छेदों में वर्णित मूल अधिकार भारतीय और विदेशियों को समान रूप से प्राप्त है। 5 अनुच्छेदों में वर्णित मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। इस टाइप के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं,
किस विवाद के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों में संशोधन पर संसद को भी बाध्यकारी कर दिया? तो याद रहे 1967 में गोलकनाथ बनाम उच्चतम न्यायालय या भारत संघ विवाद पर गोलकनाथ बनाम भारत संघ विवाद पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों में संसद को संशोधन पर प्रतिबंध लागू कर दिया। याद रहे 1967 में गोलकनाथ बनाम भारत संघ विवाद पर मूल अधिकारों में संसद को संशोधन करने पर प्रतिबंधित कर दिया कि संसद भी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन 1973 में केशवानंद बनाम भारत संघ विवाद पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने संसद को संशोधन का अधिकार दे दिया। प्रश्न ऐसे याद रखना है बेटा, अगर प्रश्न आवे किस विवाद पर प्रश्न को देखिए, किस विवाद पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों में संशोधन करने पर संसद पर प्रतिबंध लागू किया? तो याद रखें 1967 के गोलकनाथ बनाम भारत संघ विवाद पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि भारत की संसद भी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, अर्थात मूल अधिकारों को आधारभूत संरचना माना और कहा कि संसद भी इनमें संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन केशवानंद बनाम भारत संघ विवाद पर जो बहुत बड़ा संविधान संशोधन है, सबसे बड़ा संविधान संशोधन के लिए बनाई गई न्यायालय की सबसे बड़ी खंडपीठ थी इस विवाद पर जो बनाई गई, आप छोड़िए उनको, मैंने पहले बता चुका हूं उस बारे में। केशवानंद 1973 में केशवानंद बनाम भारत संघ विवाद पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुनः मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद को दे दी थी। तो इसके तहत तो संसद को इनमें मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों में संसद को संशोधन करने का पावर इस केशवानंद समिति की सिफारिश पर दिया गया और गोलकनाथ बनाम भारत संघ विवाद पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने संसद को संशोधन करने के पावर से, संशोधन करने के अधिकार से वंचित किया था। ये एक दूसरे के बिलों में, ये याद रखें। अनुच्छेद, ये 5 अनुच्छेद याद रखें जो केवल भारतीयों, ये भारतीय हो या विदेशी, सबको समान रूप से प्राप्त है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुत अच्छा यहां से प्रश्न बनता है। आगे देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत 44वां जो संशोधन हुआ था प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के शासनकाल में, उसमें एक संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया और वर्तमान संविधान में 6 मूल अधिकार हैं जिनकी आज हम बात करते हैं। देखिए, 6 मूल या मौलिक अधिकार। आज 6 मूल अधिकारों के संदर्भ में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के। पहला है समानता का मूल अधिकार। समानता का मूल अधिकार, और समानता का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 12 को 13 को मैं वर्णित कर चुका हूं पहले वीडियो में, 12 और 13 को। अब मैं आता हूं 14 से 18 तक, ये परिणाम है। अब पहला प्रश्न है
समानता का मूल अधिकार, समानता के मूल अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं? 14 से 14, 15, 16, 17, 18। कितने अनुच्छेद हुए? 5। कितने अनुच्छेद हुए? 5। ठीक, ये भी याद रखें। पहला है इसमें अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है, क्या कहता है अनुच्छेद 14, वो देखिए। अनुच्छेद 14 कहता है विधि की समानता का उल्लेख किया गया है, अर्थात कानून की समानता का उल्लेख किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि कानून की दृष्टि से सभी समान हैं, चाहे मैंने अभी बताया 14 भारतीय हो या विदेशी, भारतीय हो या विदेशी, सभी को कानून की दृष्टि से सभी समान हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे वो धनवान है, वो किसी भी प्रकार का है, कानून की दृष्टि से सभी समान है। और ये कानून की समानता का जो सिद्धांत है, कानून की समक्ष समानता का जो सिद्धांत है, ये इंग्लैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। मैं कतई नहीं कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, मैंने इसीलिए वहां नहीं बताया। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए, 7 मूल अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन जो समानता का मूल अधिकार है, जो कानून की दृष्टि से सभी समान है, ये कानून की समानता का जो सिद्धांत है, विधि की समानता का जो सिद्धांत है, ये इंग्लैंड से लिया है। इंग्लैंड के ही एक बुद्धिमान थे डायसी। डायसी क्या कहते हैं? एक डायसी एक विदेशी इतिहासकार हैं, इंग्लैंड के एक विचारक हैं। ये कहते हैं कि कानून या विधि के समक्ष समता विधि के शासन का मूल सिद्धांत है। डेफिनेशन देखिए, कितनी अच्छी डेफिनेशन है। इतिहासकार डायसी कहते हैं कि कानून या विधि के समक्ष समता विधि के शासन का मूल सिद्धांत है, अर्थात विधि या कानून के समक्ष समता यानी समानता विधि के शासन का मूल सिद्धांत है। ये परिभाषा किसने दी? डायसी ने। और ये डायसी कहां के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। अर्थात विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता या विधि की कानून की दृष्टि से सभी समान है, विधि के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, ये इंग्लैंड से लिया गया है और ये अनुच्छेद 14 में वर्णित है। मूल अधिकार अमेरिका से लिए हैं, मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन अनुच्छेद 14 में कानून की समानता या कानून की समक्ष समता का सिद्धांत इंग्लैंड से लिया गया है। लेकिन याद रहे, आप कहेंगे साहब कानून की समानता कहाँ है? कानून की समानता में भेदभाव है, वो मैं बताऊंगा अभी। और एक ये डायसी की परिभाषा, कानून या विधि के समक्ष समता, कानून या विधि के समक्ष सामने समानता, समता मतलब समानता, विधि के शासन का मूल सिद्धांत है। ये डायसी की परिभाषा है। दूसरा, विधियों के समान संरक्षण या कानून संरक्षण का सिद्धांत भी, कानून संरक्षण का सिद्धांत या विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत, ये सिद्धांत भी किसमें वर्णित है? 14 में। और ये कहां से लिया है? अमेरिका से। ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न है।
कानून की समानता का सिद्धांत, विधि या कानून की समानता का सिद्धांत इंग्लैंड, विधि या कानून संरक्षण का सिद्धांत अमेरिका। आपको कंपटीशन यही तो होता है। हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन इतनी सी बात को, गलती को हम कभी नहीं देखते हैं और ऐसा लगता है कि इनको पढ़ने के लिए ही तो आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती है, क्योंकि हम अंतर नहीं समझ पाते हैं और गलत हो जाता है। देखिए, अगर आए विधि की समानता का उल्लेख, विधि की समानता का या कानून की समानता का उल्लेख या विधि के समक्ष समता का सिद्धांत इंग्लैंड से, और विधियों के समान संरक्षण या कानून संरक्षण का, विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत या कानून से एक बात है, कानून संरक्षण का सिद्धांत ये इंग्लैंड से लिया है और सॉरी अमेरिका से लिया गया है। याद रहे सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है, ये सिद्धांत भी अनुच्छेद 14 में उल्लेखित किया गया है और ये भी अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 में सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन सकारात्मक, नकारात्मक नहीं, जिससे एक वर्ग को हम कुछ छूट देते हैं तो दूसरे वर्ग के मूल अधिकार नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी जाति वर्ग को आरक्षण दिया जाए तो दूसरे वर्ग के पर उसका कोई प्रभाव नहीं हो, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े, ऐसे सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। ये भी अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। तो याद रहे, इस प्रकार के ये सिद्धांत है, ये अनुच्छेद 14 में वर्णित है। अब देखते हैं अनुच्छेद 15। याद रखना है अमेरिका से क्या लिया है, कानून संरक्षण का सिद्धांत और कानून की समानता का सिद्धांत इंग्लैंड से लिया है। डायसी इसके जनक माने जाएंगे कानून की समानता के, और अनुच्छेद 14 में ये सब कुछ वर्णित है। आगे देखिए, इसी प्रकार अनुच्छेद 15 आता है। 15 को बड़े ढंग से देखें। अनुच्छेद 15 ध्यान से सुने। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 क्या कहता है? आपने 14 पढ़ा, अब अनुच्छेद 15 देखिए। अनुच्छेद 15 कहता है कि निम्न 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। निम्न 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 5 आधार कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 लिंग, नंबर 2 जाति, नंबर 3 धर्म, नंबर 4 मूल वंश, और नंबर 5 जन्म स्थान। ये 5 आधार ऐसे हैं, अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर लिंग का मतलब है महिला पुरुष, जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में लिखा है। लेकिन आप जानते हैं इसका कुछ परिवर्तन भी किया गया है, कुछ इसको उल्लंघन भी हुआ है, ये मान लीजिएगा आप। जैसे अनुच्छेद 15(3) में लिखा है कि बालक और महिलाओं को विशेष अधिकार, विशेष छूट या अधिकार दिए गए हैं। जबकि यहाँ कहा है लिंग के आधार पर भेदभाव मत करो, मूल वंश के आधार, लेकिन यहाँ बालक और महिलाओं को, विकलांगों को अनुच्छेद 15(3) के तहत विशेष अधिकार या छूट दी गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 15(4) में देखिए, 15(4) में SC, ST, OBC,
ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर छूट दी गई है। आपने देखा होगा राजकीय शिक्षण संस्थानों में राजकीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में SC, ST, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को छूट दी गई है प्रवेश पर। इस प्रकार का शैक्षणिक आरक्षण दिया गया है, यह अनुच्छेद 15(4) के तहत दिया गया है। याद रहे इसमें आर्थिक आधार नहीं है, केवल राजकीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर आरक्षण छूट। जैसे अपने कॉलेजों में एक ST के बच्चे की 50 जा रही है, SC की 45, लेकिन जनरल की 68 जा रही है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ST, SC, OBC को अनुच्छेद 15(4) के तहत शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में छूट आरक्षण दिया गया है। जबकि यहाँ कहा गया है लिंग, धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, लेकिन यहाँ दिया गया है क्योंकि ये सकारात्मक है। मैंने कहा ये सकारात्मक है। अपने साथ सकारात्मक क्यों है? क्योंकि ये समाज की मुख्य धारा से पिछड़े लोग थे। ST, SC, OBC ये समाज की विकास की जो धारा थी, विकास की जो दर थी, विकास की जो सीढ़ियां थी, उनमें बहुत पीछे हुई थी। इनको समाज की मुख्य विकास धारा तक लाने के लिए इस प्रकार का ये आरक्षण की शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार की छूट दी गई। लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों में नहीं था। उच्च शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार का कोई आरक्षण नहीं था। जैसे IIT वगैरह है और दिल्ली की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है जो केंद्रीय उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान है, एम्स वगैरह, एम्स है, IIT है, इनमें इस प्रकार का आरक्षण नहीं था। लेकिन अनुच्छेद 15(5) के में 53वां संविधान, याद रहे 53वां संविधान संशोधन करते हुए 2005 में निजी, प्राइवेटों में भी निजी शिक्षण संस्था और उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण या छूट या आरक्षण दे दिया गया। आप ध्यान से सुने, एक बार देखिए 15 में लिखा है, 15 में निम्न 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग, जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 15(3) में बालक और महिलाओं को विशेष छूट आरक्षण दे दिया गया, विशेष छूट दे दी गई, भेदभाव किया गया 15(3) में। 15(4) में ST, SC, OBC, याद रखना 15(4) क्या कहता है? 15(4) कहता है कि ST, SC, OBC को राजकीय शिक्षण संस्था या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में छूट दी जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों में नहीं था। याद रहे, उच्च शिक्षण संस्था एम्स वगैरह में नहीं था। लेकिन 53वां संविधान, याद रखना, 53वां संविधान संशोधन करते हुए 2005 में 53वां संविधान संशोधन करते हुए 2005 में निजी शिक्षण संस्थान और उच्च शिक्षण संस्थान जैसे एम्स है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JNU है, IIT है, उन उच्च शिक्षण संस्थानों में भी SC और OBC को आरक्षण या छूट दे दी गई। इस प्रकार अनुच्छेद 15 आपको वर्णित करना है। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। 53वां संविधान संशोधन 2005 में अनुच्छेद 15(5) के तहत
निजी और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है। 15(4) के तहत ST SC OBC को निम्न शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है। प्रवेश में, केवल प्रवेश में ही आए, और स्कॉलर वगैरह इसमें ही आएंगे सब। 15(3) में महिला बालकों के लिए इस प्रकार ये अनुच्छेद 15। बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। किसी भी प्रकार का प्रश्न, कितने प्रकार की भेदभाव पर उल्लेखित किया गया है, प्रश्न आ जाए अनुच्छेद 15 में कितने आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा या भेदभाव नहीं करने के कितने आधार में सुनिश्चित किए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 आधार सुनिश्चित किए गए हैं अनुच्छेद 15, और ये आपको याद रखें। एक तो 93वां संविधान संशोधन, एक 15(4), 15(3), 15(5). आगे देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है अवसरों की समानता। अनुच्छेद 16 याद रेखित करना, अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता, अवसरों की समानता, अवसरों की समानता अर्थात भर्तियों में भेद भाव नहीं किया जाएगा। ठीक, ये कहता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लिखा गया है कि अवसरों की समानता रहेगी, भर्तियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ऐसा इसमें 7 आधार ऐसे हैं, 7 आधारों पर भेद भाव नहीं किया जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, उसमें 5 आधार थे, इसमें 7 आधार है। अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि अवसरों में वे सरकारी भर्तियों में, अवसरों की समानता में वे सरकारी भर्तियों में निम्न 7 आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 5 तो वही हैं, पहले वाले ही। एक तो लिंग, दूसरा जाति, तीसरा धर्म, चौथा मूलवंश, नंबर 5 जन्म स्थान, 6 उद्भव, क्रम से उद्भव, और 7 निवास। इन 7 आधारों पर याद रखना, ये 7 आधारों पर अनुच्छेद 16 कहता है कि लिंग, जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर, इन 7 आधारों पर अवसरों की समानता रखी जाएगी। इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। याद रहे, ये 7 आधारों पर सरकारी भर्तियों में अवसरों की समानता में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भर्तियों में इनको आधार नहीं, इन आधारों पर, 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कुछ परिवर्तन हुए हैं, तो उनको बता रहा हूं, वो देखिए। सबसे पहले तो अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है? 16(3) में 98वां संविधान संशोधन करते हुए 98वां संविधान संशोधन करते हुए अनुच्छेद 371(j) के तहत, याद रखना, मेरे एक पॉइंट को याद रखना, अनुच्छेद 371(j) के तहत कर्नाटक के राज्यपाल को कर्नाटक राज्य में अवसरों की समानता या वहां की भर्तियों में कुछ विशेष अधिकार, कर्नाटक के राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए।
दिए गए हैं। तो एक तो ये भेदभाव है थोड़ा सा, और एक आप सभी जानते हो अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। इसके तहत ही सरकारी भर्तियों में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का उल्लेख किया गया है, यानी अन्य एसटी, एससी व ओबीसी को सरकारी भर्तियों में जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 16(4) के तहत है। आप कहेंगे साहब 15(4) में क्या है? 15(4) में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, शिक्षण संस्थानों में, सरकारी संस्थाओं में प्रवेश पर एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण है। और 16(4) में क्या है? सरकारी भर्तियों में आरक्षण है। आप 15 में तो प्रवेश में आरक्षण है, ये मतलब शिक्षण सरकारी संस्थानों में, और 15(5) निजी शिक्षण। लेकिन आप इनमें अंतर देखो पहले, वो तो अपने आप आ जाएगा। 15(4) में तो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, एडमिशन, और इसमें सरकारी भर्तियों में आरक्षण का उल्लेख है। आप कहेंगे साहब क्या ये आरक्षण के मामले में इस पर कोई न्यायालय में विवाद नहीं हुआ? एक आपने बहुत बड़ा मामला पढ़ा होगा, वो मैं आज आपको बता रहा हूं। इसके बाद वो देखिए, एक मामला आया था, आपने खूब पढ़ा है। वो मामला है इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ, ये 16 नवंबर 1992। इंदिरा साहिनी, ये आरक्षण के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का सबसे बड़ा विवाद है। इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ विवाद पर यह कहा गया कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये इंदिरा साहिनी विवाद पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, और इंदिरा साहिनी विवाद पर ही माननीय न्यायालय ने यह कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। केवल शैक्षणिक और सामाजिक आरक्षण दिया जाएगा। साफ साफ देखिए, मैं सीधा बोल रहा हूं। क्या कहा इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ विवाद पर? एक बार नोट करना है इसको आप। 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा, एक बात। एक आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, नोट कर लो। ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा केवल शैक्षणिक और सामाजिक में पिछड़े हो। कभी भी आर्थिक आधार पर आरक्षण का संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है कि ये गरीब है, अमीर है इसलिए आरक्षण नहीं। आर्थिक रूप से सर्वे नहीं कर सकते। हाँ, सामाजिक दृष्टि से अगर ऐसा है कि वो पिछड़े हैं, और या शैक्षणिक दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो पिछड़े हैं, तो उनको आरक्षण दिया जाएगा। ये लिखा है, ये कहा इंदिरा साहिनी विवाद पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 16 नवंबर 1992। याद रहे, इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ विवाद में क्या कहा गया? 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये किस विवाद पर कहा? इंदिरा साहिनी विवाद पर। आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर दिया जाएगा। फिर आप कहेंगे साहब आप तो एक विवाद है, एक मामला है, वो आपने सबने पढ़ा है, वो है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में लेकिन विशेष स्थिति में 50 से अधिक दिया जा सकता है, इसका भी उल्लेख है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। आप ये साहब 69% आरक्षण कैसे दे दिया गया? ये संविधान संशोधन के तहत 76वां संविधान संशोधन करते हुए
1995 में संविधान में संशोधन करके 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन वैसे सामान्य स्थिति में नहीं, विशेष स्थिति में तमिलनाडु में दिया गया। प्रश्न आएगा किस राज्य में 50% किस 50% से अधिक आरक्षण दिया गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में 79% 50% से अधिक आरक्षण देने के लिए 76वां संविधान संशोधन किया 1995 में, और ये 50% से अधिक। इंदिरा साइनी विवाद को याद रखें, एक ये कर्नाटक का विशेष अधिकार याद रखें, अवसरों की समानता में कितने आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये 7 है, इनको याद रखें। एक मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, वो देखिए अनुच्छेद 16(5) क्या कहता है, वो देखिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक और मामला बताना चाह रहा हूं आपको, वो देखिए। आप कह रहे थे, एक जिन बच्चों की मैंने एक प्रश्न बताया था बच्चों ने, वो मैं आज बता रहा हूं। कुछ बच्चे कह रहे थे, ये है जो एक बच्चे ने डाला था कि साहब जो आरक्षण दिया गया है उस आरक्षण देने का विधि क्या है, तो आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए कैसे आरक्षण दिया जाता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अनुच्छेद 16(4) में जो ओबीसी को आरक्षण कैसे दिया गया, मैं ये इसके तहत आपको बताता हूं। सबसे पहले आरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा, आयोग का गठन करेगा, और इस आयोग का गठन राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के तहत करता है। जैसे 1900 इस ओबीसी के लिए 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया था अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण के लिए। काका कालेलकर आयोग का गठन किया 1953 में, लेकिन काका कालेलकर आयोग क्या हो गया, ऐसा था। 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में फिर एक और आयोग का गठन कर दिया। ओबीसी को अनुच्छेद 15(4) के तहत आरक्षण देने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए सबसे पहले 1904 अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति का आयोग बना सकता है। इस अनुच्छेद के तहत 340 के तहत राष्ट्रपति का आयोग बना सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी को आरक्षण देने के लिए बनाया गया प्रथम आयोग है काका कालेलकर आयोग, लेकिन काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, और फिर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 1978 में बीपी मंडल आयोग का गठन किया, और इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी इंदिरा गांधी के शासन काल में, लेकिन इंदिरा गांधी इसे लागू नहीं कर पाई, और 1990 में प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने इसे लागू कर दिया। पीएम बीपी सिंह ने इसे लागू कर दिया, और ये जब लागू हो गया मतलब बीपी सिंह ने इसे लागू किया, और ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे दिया गया। और अन्य पिछड़ा वर्ग को में कितनी जाति है उनको निर्धारण करने के लिए 1990 में रामचंद्रन आयोग का गठन या समिति का गठन किया गया। तो याद रखना, बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को आरक्षण दिया गया, लेकिन
ओबीसी में जातियों का निर्धारण करने वाली समिति है रामचंद्रन समिति। इन्होंने 1990 में ओबीसी में जातियों का निर्धारण किया, जातियों का निर्धारण किया था। जातियों का निर्धारण रामचंद्रन समिति ने किया, जबकि ओबीसी को अन्य पिछड़ा वर्ग को बीपी मंडल आयोग की बिहार के बहुत बड़े नेता थे। इस आयोग का गठन 1978 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री ने किया। 80 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन लागू नहीं हुआ। 1990 में बीपी सिंह ने इसे लागू कर दिया और ओबीसी में या अन्य पिछड़ा वर्ग में जातियों का निर्धारण 1990 में रामचंद्रन समिति ने किया। प्लीज एक प्रश्न आपको याद रहे, ये याद रखें आप। इस प्रश्न को भी कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं, वो आज मैं क्लियर कर देता हूं। एक है राज्य और एक है केंद्र। एक बार ध्यान से देख लीजिए। ओबीसी, सबसे पहले हम ओबीसी को हमारे राज्य में 21% है, लेकिन केंद्र में जनसंख्या के आधार पर होता है। केंद्र में 27% है। एससी को हमारे यहाँ 16% है, केंद्र में 15% है। एसटी को हमारे राज्य में 12% है, केंद्र में 7.5% है। ये याद रहे। एसटी को राज्य राजस्थान में 12% है, 12.5% है, लेकिन 12 है, और केंद्र में 7.5% है। एससी को राज्य में राजस्थान में 16 है स्टेट, और केंद्र में 15 है। ओबीसी को 15 है, हमारे 21 है राज्य में। याद रहे, राजस्थान में राज्य का मतलब राजस्थान ले लो लोग, मैं तो राजस्थान के यहाँ पर बता दिया आपको। राजस्थान में ओबीसी को 21% आरक्षण है, केंद्र में ओबीसी को 27 है। राजस्थान में एससी को 15 है, एससी को राजस्थान में 16 है, केंद्र में 15 है। राजस्थान में एसटी को 12% है और केंद्र में 7.5% है। ये रहा सर अनुच्छेद 16। याद रहे, एक मामला आया था डॉक्टर नीलमा बनाम भारत संघ में विवाद पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया था 1993 में कि उच्च वर्ग की महिला अगर किसी एसटी, एससी, ओबीसी से विवाह करती है तो उसे सरकारी भर्तियों में ये अनुच्छेद 16 के तहत जो आरक्षण दिया गया है, सरकारी भर्तियों में जो आरक्षण है वो नहीं दिया जाएगा। इस छूट का लाभ सरकारी भर्तियों में अवसरों की समानता में छूट नहीं दी जाएगी। तो याद रहे, नीलमा बनाम भारत संघ विवाद पर 1993 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया, जिससे कहा गया कि कोई उच्च वर्ग की महिला एसटी, एससी के पुरुष से विवाह करती है तो उसे सरकारी भर्तियों में सरकारी अवसरों की समानता में किसी प्रकार का आरक्षण या छूट नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 17 और 18, छोटे से हैं। फिर इसके बाद अनुच्छेद 17 में क्या है? आपने कहा सर ये तो आपने ना विदेशियों में ना भारतीयों में किसी में नहीं रखा, सीधा है, आप बहुत पढ़ते हो। अनुच्छेद 17 में आप बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मैं सीधा ही बता रहा हूं कि अनुच्छेद 15 में अस्पृश्यता, छुआछूत, अस्पृश्यता या छुआछूत कानूनी अपराध है, अर्थात छुआछूत का अंत किया गया। आपने साहब उसमें प्रावधान क्या है वो आज मैं पूरा ही बता रहा हूं, 2 मिनट का है। इसमें अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के तहत एसटी, एससी को विशेष, ओबीसी को नहीं, एसटी, एससी को विशेष अधिकार दिए गए, लेकिन इसके नाम में परिवर्तन किया गया और 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम इसका नाम कर दिया गया। लेकिन एसटी, एससी पर अस्पृश्यता, छुआछूत खत्म नहीं हुई, उच्च वर्ग के लोगों का गुलाम बनता रहे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में एसटी, एससी
कानून निरोधक बिल पास करके और एसटी एससी को 3 एक्ट कानून का पावर दे दिया गया। 3 एक्ट में नाम 3 एक्ट क्यों रखा गया? इसमें 3 एक्ट ऐसे रखा कि एससी और एसटी दो इनसे उच्च, इनसे निम्न और इनके समतुल्य अगर इनको शोषण करते हैं तो उस पर समान धारा लगेगी, इसलिए इसका नाम 3 एक्ट रखा। राजीव गांधी ने ये 3 एक्ट का पावर दे दिया, कोई इनकी छुआछूत करेगा तो उसे सजा का प्रावधान कर दिया गया, कठोर बना दिया गया। लेकिन मार्च 2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा गया कि पहले केस की जांच होगी, इसके बाद गिरफ्तारी होगी। यह आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया। लेकिन राज्यों में व्यापक हिंसा के बाद केंद्र सरकार की सिफारिश पर पुनः इस एक्ट को यथावत रख दिया गया, अर्थात न्यायालय ने अपना जो परिवर्तन था वो वापस ले लिया, अपने न्याय का अवलोकन कर लिया न्यायालय ने। ये है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में तो आप सब समझते हैं, उपाधियों का अंत है। केवल 2 ही उपाधि धारण कर सकते हैं, एक सैनिक और एक शिक्षक। जैसे कोई पीएचडी है, एमबीबीएस है तो सरकारी सेवा में नहीं होने पर भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। और जैसे कोई कर्नल है, आर्मी सेना में है तो सेवा निर्मुक्ति के बाद भी अपने नाम के आगे कर्नल मेजर लगा सकता है। इस प्रकार से उपाधियों का अनुच्छेद 18 अन्य सैनिक और शिक्षक 2 उपाधियों को छोड़कर बाकी कोई उपाधि धारण नहीं करें। ये इसमें अनुच्छेद 18 में उल्लेखित है। एक समानता का मूल अधिकार आपके सामने कंप्लीट हुआ। मैं अब दूसरा लूंगा। आज इतना ही, अगले वीडियो में आपको दूसरा मूल अधिकार वर्णित करूंगा। धन्यवाद।